हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुशील। आई होप सब लोग घर पे होंगे और सेफ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूं यूनिट एंड मेजरमेंट का पार्ट 2। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 2 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग जो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, एंड उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशन, जैसा कि मैंने पार्ट 1 में कह ही दिया था। जैसा कि हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे यूनिट के बारे में, कि यूनिट किसे कहते हैं, एंड अगर ये यूनिट हमारे लाइफ में नहीं होती तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाते। फिर जब यूनिट आई तो किस तरह डिफरेंट कंट्रीज़ ने इसके डिफरेंट सिस्टम को यूज किया, एंड जब डिफरेंट सिस्टम का यूज किया जाने लगा तो हमें फिर से क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़े और इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया। उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारे यूनिट्स के बारे में जाना। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाके पहले देख लें। तो अब हम लोग बात करते हैं, जैसा कि मैंने कह दिया था कि इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। तो आइए जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। मैं अगर इसके सबसे बेसिक मैं इसके डेफिनेशन से स्टार्ट करूं तो चलिए हम लोग इसका पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है। इट इज अ फिजिकल प्रॉपर्टी, it is a physical property which can be measured. ये क्या है? ये एक्चुअली में एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जिसको हम लोग मापते हैं। तो चलिए इसको और अच्छे से जानते हैं, क्योंकि बेसिक्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानना होगा ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़े। तो चलते हैं कि जैसा कि मैंने टर्म यूज किया फिजिकल प्रॉपर्टी, हम लोग इसी फिजिकल प्रॉपर्टी को क्या करने वाले हैं, मेजर करने वाले हैं। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है? तो चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में भी एक एग्जाम्पल लिया था पेन का। तो सपोज ये एक पेन है, इट्स अ पेन, एंड मुझे क्या करना है, इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगे। क्या होंगे फिजिकल प्रॉपर्टी? इस पेन का अपना एक लेंथ होगा, ऑब्वियसली होगा, इसका अपना एक वेट होगा, एक मास होगा। तो हम लोग इन चीज़ों को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। कोई आपसे अगर कह दे कि क्या ये पेन फिजिकल क्वांटिटी है, नहीं, पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? लेंथ, मास, ये सब इसके फिजिकल क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि लेंथ जो है ये इसकी इस पेन की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग क्या करेंगे, मेज़र करते हैं। हम लोग क्या मेज़र करते हैं? पेन के लेंथ को मेजर करते हैं। जिस तरह मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैं इंसानों का एग्जांपल लेता हूं। हम जैसे इंसान, हम लोग का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकता है? हम लोग का भी एक लेंथ होता है, एक हाइट होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। हाइट, फिर हम लोग का एक वेट भी होता है, एक मास होता है हमारा, जिसे हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ये जो मैंने बात कर दी हाइट की, मास की, ये सारे चीज क्या होते हैं, यही होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। यही हमारे क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, ये मास, ये लेंथ, इनको हम लोग क्या करते हैं, मेजर कर सकते हैं, इनको हम लोग माप सकते हैं। तो यही सारे चीज क्या हो जाते हैं, हमारे फिजिकल क्वांटिटी कहलाते हैं।
तो चलिए जिन फिजिकल को, तो जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में कह दिया था कि इट इज़ अ व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी विच कैन बी मेजर्ड। ओके, तो जो भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज थे, लेंथ, मास, इन सारी चीज़ों को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र कर पाते हैं। तो यही क्या हो गए, हमारे फिजिकल क्वांटिटीज़ हो गए। हमारे और भी बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी है, सिर्फ ये दो नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। तो चलिए धीरे धीरे करके उन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि हम लोग पहले उसके बारे में जाने, पहले हमें फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स को जान लेते हैं। फिर आपका धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि और कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। ओके, आपको और भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगे। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी के टाइप के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप होते हैं, क्या क्या, पर इनके टाइप्स को हम लोग डिवाइड करते हैं बेस्ड अपॉन, फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिट एंड मेजरमेंट। ओके, बेस्ड अपॉन, यहां पे लिख दूं, बेस्ड ऑन यूनिट एंड मेजरमेंट एंड बेस्ड ऑन direction and magnitude। तो यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं, और बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, इसके आधार पर फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि कौन कौन से पार्ट हैं। सो जो यूनिट एंड मेजरमेंट, ओके, सो यूनिट एंड मेजरमेंट के आधार पर जो दो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, आई एम सॉरी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड derived फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, सो बेस्ड ऑन यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके दो पार्ट हुए, क्या, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। एंड बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, ओके, इसके आधार पर भी इसके दो पार्ट होते हैं, क्या क्या, वेक्टर एंड स्केलर। हम इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानेंगे और देखेंगे कि और क्या क्या फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास। ओके, तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती है, तो जैसा कि, और इसे हम लोग, इसका और एक नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। आप इसे बेस फिजिकल क्वांटिटी भी कह सकते हैं। ओके, इसे हम लोग और क्या कह सकते हैं, बेस फिजिकल क्वांटिटी। जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसा कभी कभी आपको बेस फिजिकल क्वांटिटी भी देखने को मिलेगा एग्जाम में, तो ये कुछ नहीं, ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ही है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। जिस तरह ये बोलने से पहले, इसके बारे में मुझे समझाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ समझा दूं जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी। तो सपोज कि हमारे पास जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, ABCD to Z,
अब मैं अपना एक नाम ले लेता हूँ, जैसे कि मैंने अपना नाम लिख दिया सुशील। ओके, अब देखिए, अब इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। मेरा ये जो नाम है सुशील, ये किस पे डिपेंडेंट है? ये इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, इन इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स को लेकर ही मेरा ये पूरा नाम आया है सुशील। लेकिन ये जो इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अपने आप में क्या है? इंडिपेंडेंट है। और मेरा जो ये नाम है, ये क्या है? डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंट है किसके ऊपर? इन इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स के ऊपर। सो अब हम लोग आते हैं, बात करते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। अब देखिए, मैं इस एग्जांपल को इससे कैसे रिलेट करता हूँ। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी भी कुछ इसी तरह का है कि जैसा कि नाम है कि फंडामेंटल और बेस, यानी कि ये एक क्या है? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। ये क्या है? इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। जिस तरह ABCD अल्फ़ाबेट्स ये सब इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट थे, तो ये भी क्या है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी है। तो हमारे पास 7 ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है। तो आइए जान लेते हैं कि वो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिससे मिलकर और उन सातों को मिलाकर ही हम लोग किस तरह से और भी फिजिकल क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। जिस तरह ABCD ये सब इंडिविजुअल अल्फ़ाबेट्स को मिला के जिस तरह हम लोगों ने इस सुशील नाम को डिराइव किया, ओके, ये सारी चीज़ तो इंडिपेंडेंट है और ये सुशील क्या है? इन अल्फ़ाबेट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इन अल्फ़ाबेट्स को मिलाकर ही हम लोगों ने क्या किया? इस सुशील नाम को डिराइव किया। सेम उसी तरह क्या होते हैं कि हमारे पास इसी तरह 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मिलाकर किस तरह हम लोग और भी नए क्वांटिटी को क्या करेंगे? डिराइव करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले उन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जान लेते हैं, उनको देख लेते हैं। तो हमारे सामने जो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो कुछ इस तरह हैं। पहला आता है लेंथ। जैसा कि मैंने कह दिया था, लेंथ क्या है? हमारा एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग क्या करते हैं? मेजर करते हैं। तो लेंथ एक हुआ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। नंबर 2 आता है मास। नंबर 3 होता है टाइम। फोर होता है टेम्परेचर। फिफ्थ होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। नंबर 6 अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस। नंबर 7 होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास जो है ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। तो आप इसे नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इन 7 फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके हम लोग और नए नए क्वांटिटी को डिराइव करेंगे और नए नए क्वांटिटी को हम लोग लिखेंगे। किस तरह से हम करते हैं, चलिए हम लोग पहले अब इस चीज़ को मिटा देते हैं फिर जानते हैं। इसे आप याद कर लीजिए। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये लाइट से रिलेटेड है। ओके, ये चीज़ लाइट से रिलेटेड है।
ये मैं जब लाइट पढ़ाऊँगा तब मैं इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि लुमिनस इंटेंसिटी क्या होता है। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ये जब मैं मैटर पढ़ाऊँगा तब इसके बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। और इलेक्ट्रिक करंट भी हम लोग बाद में पढ़ लेंगे। तो चलिए पहले आप इस सातों चीज़ों को हम लोग याद कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे पास क्या थे, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। अब इसी तरह अगर मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटी आपको अगर मैं डेफिनेशन लिखा दूं, ये डेफिनेशन नहीं, आप इसका एक पॉइंट लिख सकते हैं। इट इज एन इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। आप इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप कि एग्जाम्पल से आपको ये फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है आपको समझ में आ गई होगी। और आपने जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी अभी लिखा उसका हम लोग यूज करके किस तरह से हम लोग और भी क्वांटिटी को डिराइव करेंगे। पर उससे पहले हम लोग और एक क्वांटिटी के बारे में पढ़ लेते हैं जो कि है डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। सो अगर मैं इसका डेफिनेशन लिखूं, इट इज ए डिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि ये किस पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली फंडामेंटल क्वांटिटी पे, विच डिपेंड्स ऑन फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आप इस चीज को लिख लीजिए। तो जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था मेरे नाम का कि किस तरह से मेरा नाम उन अल्फाबेट्स के ऊपर डिपेंडेंट था, तो ठीक उसी प्रकार ये जो डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये किस पे डिपेंडेंट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे क्या है, डिपेंडेंट है। तो चलिए देखते हैं किस तरह फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग मिलाकर डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को निकालते हैं। तो चलिए हम लोग इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ें और भी अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। तो जैसे मैं बात कर लूँ एरिया की, किसी भी एरिया को आप ले लीजिए, आप स्क्वायर का एरिया ले सकते हैं, रेक्टेंगल का ले सकते हैं। चलिए मैं रेक्टेंगल का लेता हूँ, आप स्क्वायर आप किसी भी एरिया को ले सकते हैं। तो अगर मैं रेक्टेंगल की बात करूँ तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ओके, सो लेंथ क्या होती है, लेंथ एक ऑब्वियसली लंबाई है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। और अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फिर बात करते हैं अगर ब्रेथ की, तो ब्रेथ भी कहीं ना कहीं हम लोग उसकी लंबाई को ही मेजर करते हैं। ब्रेथ क्या है, ये भी एक तरह की लंबाई ही है जो कि हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो कहीं ना कहीं ब्रेथ भी एक टाइप का लेंथ है। तो हम लोग अगर देखें तो लेंथ इनटू लेंथ, तो ये हमें क्या देता है, लेंथ स्क्वायर। तो हम इसे बोल सकते हैं लेंथ स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं किस तरह हम लोग ये दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को, जैसे लेंथ क्या है मेरा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, ओके क्वांटिटी है। तो किस तरह हम लोग इस दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके मल्टीप्लाई करके हम लोग ने क्या पाया, एरिया पाया। तो एरिया क्या है, हमने इसको डेराइव किया, किससे डेराइव किया, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। ओके, सो एरिया मेरा क्या हो गया, इट इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी।
अब आप पूछ सकते हैं कि एरिया किस तरह से फिजिकल क्वांटिटी हो गया। सो ऑब्वियसली एरिया भी एक प्रॉपर्टी होता है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। आपका जो घर है, ओके, उसके तो हम लोग उस घर का एरिया को हम लोग क्या करते हैं, मेजर करते हैं, क्योंकि एरिया उसका क्या है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। घर का तो एरिया भी होता है, तो एरिया क्या हुआ, उसका एक फिजिकल प्रॉपर्टी हुआ। तो जिस फिजिकल प्रॉपर्टी को हम लोग मेजर करते हैं उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो एरिया भी हमारा क्या हुआ, एक फिजिकल क्वांटिटी हुआ। लेकिन ये कैसा फिजिकल क्वांटिटी हुआ, इट इज अ डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, क्यों डेराइव्ड हुआ, क्योंकि हम लोग इसे दो फंडामेंटल क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन करने से पाते हैं। किस तरह हम लोग देख सकते हैं कि दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का हम लोग यूज करके हम लोग ने इस एरिया को पाया। अब मैं और एक एग्जांपल की अगर मैं आपके सामने बात करूं, तो चलिए हम लोग और एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बात करता हूं स्पीड की। ओके, तो चलिए अब देखते हैं स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। स्पीड हमें पता है, दैट इज डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, तो डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस भी एक तरह की लंबाई होती है। ओके, जिसको हम लोग मीटर, किलोमीटर, इससे क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं डिस्टेंस क्या हुई, मेरी एक लंबाई हुई। तो हम लोग लिख सकते हैं इस डिस्टेंस के बदले एल, क्योंकि ये भी तो एक लंबाई है। ओके, अगर मैं यहाँ से कह दूँ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, तो कहीं ना कहीं ये उसके लंबाई को ही बतला रहा है। ओके, तो डिस्टेंस भी एक तरह से क्या है, ये क्या है, एक लंबाई है। और ये जैसा कि टाइम, तो मैंने क्या कहा था, ये क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और टाइम भी मेरा क्या है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो आप देख सकते हैं किस तरह मैंने ये दो फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके मैंने फिर से और एक नया क्वांटिटी को क्या किया है, डेराइव किया है, तो जो कि है स्पीड। ओके, तो चलिए अगर हम इसे, मैं अगर आपको और एक एग्जांपल दे दूं, फोर्स। अगर मैं बात करूं फोर्स के बारे में, जब भी हम फोर्स के चैप्टर में आएंगे तो फोर्स को हम लोग और भी डिटेल में जानेंगे, उसके हर एक बेसिक्स को हम लोग क्लियर करेंगे। बट अभी जैसा कि मैं एक डिफरेंट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, तो आप बस इसका अभी फॉर्मूला जान लीजिए। तो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो मास इनटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या होता है, तो चलिए हम लोग एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पे एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो वेलोसिटी कहीं ना कहीं स्पीड के सिमिलर होता है। तो जिस तरह स्पीड का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है, और ये वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। वो हम लोग जब अभी वेक्टर पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। तो अभी के लिए आप इसे जान लीजिए, वेलोसिटी मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं एक टाइप का क्या है, लेंथ है। ओके, जिस तरह मैंने क्या बोल दिया कि वेलोसिटी जिस तरह डिस्टेंस के इक्वल होता है, उसी तरह डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस के सिमिलर होता है, इक्वल नहीं होता, सिमिलर होता है। ओके, तो पहले से मेरा वेलोसिटी हो गया डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और ये पहले से मेरा एक टाइम था, तो मैं यहाँ पे टाइम लिख सकता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं देखिए, डिस्प्लेसमेंट भी मेरा, मैंने जिस तरह कहा कि डिस्प्लेसमेंट भी मेरा डिस्टेंस के सिमिलर होता है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक लेंथ है। और इस टाइम और टाइम को मैं टाइम स्क्वायर में स्क्वायर का एक ये बैठा सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरा टाइम भी क्या है, टाइम क्या है, मेरा फंडामेंटल क्वांटिटी है।
फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट भी मेरा क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ के इक्वल है, तो ये भी लेंथ भी मेरा क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो किस तरह मैं इन दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को यूज करके मैंने एक्सीलरेशन को पाया। एक्सीलरेशन भी मेरा क्या हो गया, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो आप एक्सीलरेशन के बारे में जान गए। ओके, एक्सीलरेशन क्या हो गया, लेंथ बाई टी स्क्वायर। सो अब आते हैं फोर्स के ऊपर। तो फोर्स में आप देख सकते हैं, ये हो गया मास क्या हो गया मेरा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एंड यहाँ पे मेरा मास क्या हो गया मेरा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, एंड एक्सीलरेशन में हम लोगों ने देखा कि ये भी क्या होता है, L बाई टी स्क्वायर। यहाँ पे L भी फंडामेंटल हो गया एंड T भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया, मतलब टाइम भी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गया। तो किस तरह हम लोग यहाँ पे तीन फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके आप देख सकते हैं एक डेराइव्ड क्वांटिटी हम लोगों ने पाया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी को यूज करके डेराइव्ड क्वांटिटी को पाते हैं। अब चलिए बात करते हैं और एक पार्ट की फिजिकल क्वांटिटी की, जो कि है बेस्ड अपॉन, ये तो था मेरा बेस्ड अपॉन यूनिट एंड मेजरमेंट। अब आता है बेस्ड अपॉन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, चीज़ों को बड़ी आराम से समझते हैं, आसानी से समझते हैं, ठीक है। घर पे ही हो, कोई जल्दबाजी तो है नहीं, तो चीज़ों को बड़े आराम से समझते हैं। ओके, और अपने बेसिक्स को पहले हम लोग क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। तो बेस्ड अपॉन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड हम लोग ने क्या कहा था, फिजिकल क्वांटिटी को और दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज वेक्टर क्वांटिटी and another one is scalar तो हमारे पास दो क्वांटिटीज आ गए यहाँ पे, क्या क्या, एक है वेक्टर क्वांटिटी और एक आया है स्केलर क्वांटिटी। तो चलिए जान लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बारे में। तो इससे पहले मैं, जैसा कि हमेशा एक एग्जांपल देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि आप यहाँ से 2 किलोमीटर भाग के जाइए, तो आप कहाँ भाग के चले जाएंगे। मैंने तो आपको कोई मतलब डायरेक्शन तो कहा नहीं कि आप नॉर्थ की तरफ भागिए, साउथ की तरफ भागिए, अपने स्कूल की तरफ भागिए, अपने घर की तरफ भागिए। मैंने आपको कुछ नहीं कहा, मैंने आपको बस सिंपली ये बात कह दी कि आप 2 किलोमीटर भाग के जाइए। तो जो मैंने आपको कह दिया कि 2 किलोमीटर भाग के जाइए, ठीक है, मैंने आपको क्या कह दिया ये, बट मैंने आपको कोई भी मैंने आपको डायरेक्शन नहीं दिया। यहाँ पे क्या है, डायरेक्शन मिसिंग है। तो ऐसे जहाँ पे, तो ये क्या हुआ, ये 2 किलोमीटर मैंने कह दिया, ये जो मैंने एक वैल्यू दे दी, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। कोई भी वैल्यू को, ओके, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। ओके, किसी भी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। जैसे अगर मैं आपको कह दूं कि मुझे 2 किलो चीनी चाहिए, शुगर, तो मैंने जैसे 2 किलो कह दिया, तो ये भी मेरा क्या हुआ, एक मैग्नीट्यूड हुआ। तो उसी तरह अगर मैं किसी भी एक वैल्यू की बात कर दूं, तो वो क्या हो गया, मेरा मैग्नीट्यूड हो गया। मगर मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन तो कहा ही नहीं। तो जहाँ पे मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड सिर्फ बोलूँ और डायरेक्शन मेरा मिसिंग हो, तो ऐसे क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। ओके, सो ऐसे क्वांटिटी सो मैं इसको एक डेफिनेशन लिखवा देता हूँ स्केलर क्वांटिटी की। ओके, फिजिकल क्वांटिटी which has magnitude
बट नो डिरेक्शन। ओके, जिस तरह मैंने आपको कह दिया कि 2 किलोमीटर भाग के जाओ, मैंने आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड कहा मगर आपको मैंने यहाँ पे डायरेक्शन नहीं कहा। तो ऐसे क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन ना हो, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अब चलिए मैं आपको साथ ही साथ कुछ ऐसा कह दिया मैंने कि तुम 2 किलोमीटर भाग के जाओ टुवर्ड्स योर होम। अब मैंने आपको क्या कह दिया, अब मैंने आपको एक डायरेक्शन दे दिया, क्या कि 2 किलोमीटर भाग के जाओ तुम्हारे घर की तरफ। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे मैग्नीट्यूड तो कहा ही था, प्लस मैंने आपको एक क्या दे दिया, डायरेक्शन भी दे दिया। तो जब भी मैं आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों साथ में रहे तो ऐसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, आई होप आप ये लिख चुके होंगे, which has both magnitude and direction। आई होप कि आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा, आपको वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं और स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं। और यहीं पे मैं आपको चलिए और एक दो बात अगर मैं आगे बता दूं कि जिस तरह कि मैंने आपको पहले एक क्या एग्जांपल दिया कि मैंने आपको कहा कि 2 किलोमीटर भाग के जाओ। ओके, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको कह दिया था कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड है। ओके, और आपको पता है ये जो 2 किलोमीटर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं आपकी दूरी की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात। तो कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब भी मैं आपको 2 किलोमीटर सिर्फ बोल दूँ कि 2 किलोमीटर भाग के जाओ, 2 किलोमीटर यहाँ से दूर चले जाओ, तो यहाँ पे अगर मैं डायरेक्शन मिसिंग रखूँ, यहाँ पे डायरेक्शन की मैं अगर बात ना करूँ, तो ऐसी लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस बोलते हैं। अब अगर मैं साथ ही साथ 2 किलोमीटर रन, मैं बोल दिया कि 2 किलोमीटर भागो टुवर्ड्स योर होम, अपने घर की तरफ, तो यहां पे मेरा क्या हो गया, यहां पे आप देख सकते हैं कि ये तो मेरा मैग्नीट्यूड है ही, प्लस मेरा ये क्या हो गया, डायरेक्शन भी है। क्या है, मेरा डायरेक्शन भी है। तो ऐसे जब ये दोनों कंबाइंडली रहते हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, जब मैं दूरी की बात करूं, डिस्टेंस की, जब ऐसे दो चीज कंबाइंड रहते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। इसे हम लोग क्या कह देते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो आपको पता चल गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस है। ओके, दोनों सेम चीज है, दोनों सिमिलर चीज है। डिस्टेंस भी एक दूरी ही है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब भी दूरी होता है, लेकिन डिस्टेंस में हम लोग डायरेक्शन नहीं बोलते। ओके, यहाँ पे सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड को बोलते हैं, और डिस्प्लेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड भी इसका होता है, प्लस हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन भी बोलते हैं। सो अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच क्या डिफरेंस है, और आपको ये भी पता चल गया होगा कि इसी दौरान आपको ये भी पता चल गया होगा कि डिस्टेंस जो है वो किसके अंडर आएगा, स्केलर के अंडर। ओके, स्केलर के अंडर। और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो हम लोग किसके अंडर लिखेंगे, वेक्टर के अंडर। जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आपको
यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का एक एक एग्जांपल मिल ही गया होगा कि डिस्टेंस होता है स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल, डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी का एग्जांपल। मैं और भी एक दो एग्जांपल आपको देने की कोशिश करता हूँ। जिस तरह मैंने आपको यहाँ पे बात कही थी कि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, और वेलोसिटी क्या होता है, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कि वेलोसिटी और स्पीड दोनों सिमिलर चीज़ हैं। ये भी दूरी बटा समय है, ये भी कहीं ना कहीं दूरी बटा समय होता है, लेकिन ये जो दूरी होता है इस दूरी का कोई क्या नहीं होता, डायरेक्शन नहीं होता। मगर वेलोसिटी जो होती है ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक डायरेक्शन को यूज करते हैं। ओके, सो वेलोसिटी का क्या होता है, वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है प्लस डायरेक्शन होता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में हम लोग डायरेक्शन का यूज किए थे, और स्पीड में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। क्योंकि डिस्टेंस में हम लोग किसी भी डायरेक्शन का यूज नहीं किए थे, सिर्फ मैग्नीट्यूड बोले थे। तो आपको और एक एग्जांपल मिल गया, दैट इज स्पीड होता है स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, एंड जो वेलोसिटी होता है ये होता है मेरा वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो चलिए आप इन दोनों को आप लिख सकते हैं। आपको आई होप कि ये बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब मैं और एक एग्जांपल की बात करता हूँ। चलिए अब आप वो मुझे बताइएगा कि वो कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। जिस तरह मैं बात कर देता हूँ, और एक चलिए एक्सेलरेशन की बात करता हूँ। एक्सेलरेशन की मैं अगर बात कर दूँ तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मैंने जैसे ही कहा था वेलोसिटी बाय टाइम। ओके, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जब मैंने यहाँ पे वेलोसिटी की बात कर दी तो कहीं ना कहीं वेलोसिटी में मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो क्योंकि वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और जब मैंने डिस्प्लेसमेंट इसके अगर अंदर है तो ये कहीं ना कहीं इसमें डायरेक्शन भी होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा ही प्लस उसमें डायरेक्शन भी होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मेरा वेलोसिटी में ही मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन की बात आ गई। तो जब यहाँ पे डायरेक्शन की बात आ ही चुकी है तो ऑब्वियसली एक्सीलरेशन में भी मेरा क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होगा ही। तो एक्सीलरेशन भी मेरा क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूँ ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। जिस तरह मैं बात कर लूँ और एक एग्जांपल की, फोर्स। अगर मैं बात करूँ फोर्स की, तो फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मेरा मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, सो मास जब एक्सेलरेशन की बात आ गई तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहीं ना कहीं डायरेक्शन होगा ही मेरा। और मास, जब मैं मास की बात करूँ यहाँ पे 2 kg 4 kg हम लोग इस तरह के मास यूज करेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे मैग्नीट्यूड मिल ही जाएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जहाँ पे हो जाए तो ये मेरा क्या हो गया, वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वेक्टर और स्केलर के बीच क्या डिफरेंस होता है। अब हम लोग चलते हैं इन चीज़ों को अब हम लोग बड़े शॉर्ट में बता देते हैं कि हम लोग ने जान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटी वो होती है, वो एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आती है, लेंथ आता है, मास आता है, और भी जिस तरह टाइम, टेम्परेचर, ये सबको हम लोग क्या करते हैं, मेज़र कर पाते हैं। और ये एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज़ की। जिस तरह अगर पूछेंगे कि टेम्परेचर किस तरह फिजिकल क्वांटिटी हुई, तो देखिए हम लोग जो इंसान हैं, हम लोग के अंदर एक हीट है, और उस हीट का एक हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर यूज करते हैं। मतलब हमारा बॉडी का एक टेम्परेचर होता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं थर्मोमीटर या किसी भी चीज़ से। तो हम लोग उस टेम्परेचर को जब मेज़र करते हैं तो टेम्परेचर हमारा क्या हो गया, वो हमारे बॉडी का एक फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। तो अब बात करते हैं हम लोग
तो जैसा कि हम लोगों ने और ये भी जान लिया कि फिजिकल क्वांटिटी के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट बेस अपन होता है, किस पे बेस किया रहता है, हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट पे। जिस तरह फंडामेंटल मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की बात कर दी। और एक जो बेस होता है वो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे होता है। डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड पे जो दो पार्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वेक्टर एंड स्केलर। तो अब बात करते हैं हम लोग और एक चीज की। तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो हमारे 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है, हम इसे एक बार फिर लिख लेते हैं क्योंकि यह आगे जाके हमें जरूरत पड़ेगी। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर। आप पूछ सकते हैं कि टाइम किस तरह फिजिकल क्वांटिटी में आया, ये किसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। वैसे तो ये किसी का फिजिकल प्रॉपर्टी होता नहीं है, लेकिन हम लोग जब भी दो काम को करते हैं या फिर किसी भी दो इवेंट को, अगर सोचिए कि हमने किसी इवेंट को स्टार्ट किया, ओके, और उसी इवेंट को जब हम लोगों ने ख़त्म किया, ओके, तो इन दोनों इवेंट के जो इंटरवल है उसको हम लोग क्या करते हैं, टाइम से मेज़र करते हैं। तो टाइम भी एक क्या हो गया, टाइम से मेज़र नहीं करते, उन दो इंटरवल का एक टाइम होता है जिसको हम लोग मेज़र करते हैं, और वही क्या हो गया, इसलिए टाइम हमारा फिजिकल क्वांटिटी में आ गया। नंबर 5 होता है मेरा अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। नंबर 6 ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अभी के लिए आप बस इतना जान लीजिए, जब भी एक सोर्स ऑफ लाइट से कितनी लाइट निकल के आती है उसका एक इंटेंसिटी होता है, उसे हम लोग मेज़र करते हैं। सो ये कहीं ना कहीं हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी लाइट से रिलेटेड है। और नंबर 7 हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, हम लोग इन फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। तो ऑब्वियसली जब मेज़र करते हैं तो किसी ना किसी यूनिट से ही मेज़र करते होंगे। तो इनका सबका अपना अपना एक यूनिट है। क्या है, इसको लेंथ को हम लोग मीटर या फिर किलोमीटर से मेज़र करते हैं। और भी बहुत सारी यूनिट हैं। मास को हम लोग ग्राम, किलोग्राम, ऐसे। टाइम को हम लोग सेकेंड में मेज़र करते हैं। टेम्परेचर को हम लोग करते हैं केल्विन से। ओके, आई होप केल्विन पता होगा, और नहीं पता है तो जब मैं हीट चैप्टर पढ़ाऊँगा आपको मैं इसके बारे में अच्छे से बताऊँगा। अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ये क्या होता है, इसे हम लोग मोल से हम लोग इसे मेज़र करते हैं। ल्यूमिनस, मोल से मेज़र करने का मतलब ये मोल इसका यूनिट है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसको हम लोग कैंडेला बोलते हैं। कैंडेला इसका यूनिट होता है। ओके, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में CD भी बोलते हैं, CD। ओके, इसको मैंने थर्ड ब्रैकेट पे दे दिया। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग क्या करते हैं, एम्पेयर से मेज़र करते हैं, जिसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। ओके, तो इस तरह इन सातों फिजिकल क्वांटिटीज़ के, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के आप यूनिट को लिख लीजिए। ओके, क्योंकि आगे चलकर ये हमें बहुत ही काम देने वाले हैं। ओके, तो इस 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को लिख लीजिए। ओके, आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो मैंने ये फिर से क्यों लिखाया, अब मैं आपको बताता हूँ। तो जैसा कि आपने अभी सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखे, उनके यूनिट्स को देखे, उनके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के जो भी हम लोग उनको, जिस यूनिट से हम लोग उनको रिप्रेजेंट किए, वही क्या हो जाते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स। तो अब बात कर लेते हैं डायमेंशन की। तो
डायमेंशन की मैं जब बात करूं, वैसे तो डायमेंशन सबको निकालना आता है, सबको मीन्स जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं उनको तो निकालना आता ही होगा। वैसे भी बहुत सारे आर्ट्स कॉमर्स के स्टूडेंट हैं जिनको अभी भी इन डायमेंशन को निकालने में प्रॉब्लम होता होगा, लेकिन आई होप कि मेरा ये वीडियो देखने के बाद आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होगा। तो जब मैं बात करता हूँ डायमेंशन की, तो चलिए हम लोग इसका पहले क्या करते हैं, इसका हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसके डेफिनेशन की अगर हम बात करें, सो these are okay dimension the dimensions of a physical quantity are तो आपने अभी तक जितने भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लिखा था, आपने उनकी यूनिट्स को भी देख लिया। तो जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी के जो भी यूनिट्स मैंने यहाँ पे लिखा है उसे हम कह देते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशन की। तो जब हम लोग डायमेंशन की बात करते हैं, तो वैसे तो डायमेंशन बहुतों को निकालना आता होगा। मैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं बोल दूं कि इस फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है, ओके, तो हम लोग बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको निकालना आता है। तो बेसिकली हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी का ही हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशन निकालते हैं। ओके, और जिनको भी नहीं आता होगा, आई होप ये वीडियो देखने के बाद वो इसे इजीली कर पाएंगे। तो जब भी मैं डायमेंशन की बात करूं, तो इसका पहले हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी is the power to which base units और फंडामेंटल यूनिट्स, आप इसे बेस यूनिट भी लिख सकते हैं और फंडामेंटल यूनिट्स भी लिख सकते हैं। बेस यूनिट्स, ओके, टू विच बेस यूनिट्स आर रेज्ड टू represent derived unit of that quantity। तो आप पहले इस डेफिनेशन को लिख लीजिए, फिर मैं समझाता हूं कि डायमेंशन का असली मतलब क्या होता है। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम लोग डायमेंशन के डेफिनेशन की। तो इसका मतलब क्या होता है, इस डेफिनेशन को हम लोग अच्छे से जान लेते हैं। तो जैसा कि मैंने डेफिनेशन में लिखाया है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक डेराइव्ड यूनिट को। ओके, तो डायमेंशन हमेशा हम लोग किसका निकालते हैं, डेराइव्ड यूनिट का ही हम लोग डायमेंशन में लिखते हैं। तो अब डायमेंशन के असली मतलब को जानते हैं कि सपोज आपके रूम के फ्लोर को सोचिए, आपका रूम का एक फ्लोर है जो कि क्या है, रेक्टेंगुलर है। ओके, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है आपका रूम का, और मैं आपको बता दूं इसका एरिया क्या होगा, मुझे बताओ। तो आप क्या करोगे, इसके लेंथ को ब्रेड्थ से क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, अब लेंथ को जब ब्रेड्थ से आप मल्टीप्लाई किए, तो आपको पता है लेंथ क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ब्रेड्थ का भी क्या होता है अपना, एक ब्रेड भी एक टाइप का लेंथ ही है। ओके, ब्रेड भी क्या होता है, एक टाइप का लेंथ ही है जिसको हम लोग मीटर या किलोमीटर से मेजर करते हैं। ओके, तो कहीं ना कहीं मेरा ये भी क्या हो गया, एक फंडामेंटल यूनिट हो गया। तो ये दो फंडामेंटल यूनिट मिलके हम लोग को क्या मिला, एक डेराइव्ड यूनिट मिला। ओके, ये चीजें हम लोग पहले बोल चुके हैं। अब बात आती है कि अब इसके डायमेंशन को हम लोग कैसे लिखते हैं। तो जब मैं आपको बोला था कि मुझे एरिया इसका निकाल के बताओ, तो आप देखेंगे कि आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ी, एक लेंथ की और दूसरा ब्रेड्थ की। इसका मतलब जो मेरा एरिया है वो कहीं ना कहीं आपका लेंथ और ब्रेड्थ पे क्या होता है, डिपेंड करता है।
ओके, तो डायमेंशन निकालने से मुझे इस चीज़ की भी पता चलती है कि वो जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है, जो मेरा डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, वो क्या होता है, वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें भी हमें क्या मिलती है, डायमेंशन से हमें पता लगती हैं। तो अब हम इसका डायमेंशन कैसे निकालें। तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ये लेंथ तो लेंथ होता है, ब्रेथ भी कहीं ना कहीं एक टाइप का लेंथ होता है। तो मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ L स्क्वायर। ओके, L स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो एरिया है वो सिर्फ एक लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, उसके लिए मुझे दोनों लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो मुझे पता चली कि मुझे दो लेंथ की ज़रूरत पड़ी, एक है जो उसकी लंबाई और दूसरा है जो उसकी चौड़ाई, जो ब्रेड्थ है। तो ये मुझे कहाँ से पता चलेगी, अगर मैं आपके सामने सिर्फ ये चीज़ लिख देता, एरिया लिख के, अगर सपोज कि मैंने यहाँ पे एरिया लिख दिया और एरिया लिख के मैं सिर्फ आपको ये चीज़ लिख देता, तो आपको पता चल जाती कि ये क्या है, ये दो लेंथ पे डिपेंड करती है। इसके लिए मुझे एक लेंथ नहीं चाहिए, मुझे एरिया निकालने के लिए क्या सिर्फ एक लेंथ की ज़रूरत है, नहीं, मुझे क्या है, दो लेंथ की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या हुआ, तो आपको ये 2 देख के ही पता चल गया कि मेरे को इस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के लिए ये किस पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, मगर एक लेंथ पे नहीं, दो लेंथ पे। ये आपको इसके पावर को देख के पता चला। तो डायमेंशन क्या है, इट इज द पावर। ओके, इट इज द पावर टू विच, अब आपको डेफिनेशन आप फिर से पढ़िए मेरे साथ साथ, इट इज द पावर टू विच बेस यूनिट्स आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट डेराइव्ड यूनिट। तो मेरा ये जो पावर है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम लोग इस पावर को, ये जो हम फंडामेंटल यूनिट लिखे या फिर बेस, ये जो मेरा बेस है या फंडामेंटल यूनिट है, इसको हम लोग, इसके पावर को हम लोग क्या किए, देख के पता लगा लिए कि मेरा ये जो एरिया है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इसके दो लेंथ पे, मीन्स दो फंडामेंटल यूनिट जो कि सिंगल ही है, लेकिन ये क्या है, दो इसके लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। ओके, और इसको ये रिप्रेजेंट करने का भी काम कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है इस चीज को। ओके, तो अब आपको पता लग गया होगा कि डायमेंशन के किस तरह मैंने डेफिनेशन को इससे मैंने रिलेट किया। तो चलिए मैं और एक एग्जांपल देता हूं, मगर ये अभी तक मैंने डायमेंशन आपको पूरी तरह से हुआ नहीं है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। अब मैं बात करता हूं वॉल्यूम की। अगर मैं बात कर दूं वॉल्यूम की, तो अगर मैं आपको किसी भी एक 3 डायमेंशनल फिगर आपके सामने मैं अगर ड्रॉ कर दूं, ओके, और मैं पूछूं आपसे कि मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे वॉल्यूम निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे लेंथ चाहिए, ब्रेथ चाहिए और हाइट चाहिए। इन 3 चीज़ों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे क्या दे देगा, वॉल्यूम देगा। तो लेंथ को मैंने ले ली, ब्रेथ को मैंने ले ली और हाइट ले ली मैंने यहाँ से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा वॉल्यूम है ये 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है, वो है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। और कहीं ना कहीं मैंने कहा कि ब्रेथ भी एक टाइप का क्या है, लेंथ है, और ये हाइट भी कहीं ना कहीं एक टाइप का लेंथ है, क्योंकि इसे भी हम लोग क्या करते हैं, मीटर, किलोमीटर, इससे ही हम लोग मेज़र करते हैं। तो हम लोग को इससे पता चला कि ये जो वॉल्यूम है ये हम लोग का फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड है। ये तो हमें पता चल रहा है क्योंकि वॉल्यूम क्या है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी है, तो ये हमारा फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। मगर ये क्या सिर्फ एक फंडामेंटल, मतलब क्या है कि अगर मेरा सिर्फ यहाँ पे एक लेंथ होता, मैं इन दोनों को नहीं लेता, तो क्या आपको कभी ये वॉल्यूम मिलता, नहीं। ये क्या कर रहा है, इन तीनों पर ही डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम लोग इसे पावर से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सिर्फ एक लेंथ पे नहीं, ये हमें 3 लेंथ पे डिपेंड करता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वॉल्यूम किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो डायमेंशन से हमें ये बात भी पता चल गई कि जो भी मेरी फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर मैं बात करूँ फोर्स की, चलिए मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ, फोर्स। तो फोर्स का क्या होता है,
फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ओके, सो ये मास को मैंने मास रख दी, ओके, इनटू एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, L/t²। अब अभी आपने देखा, ओके, आपने अभी एक्सीलरेशन का मैंने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो आप यहाँ पे देखिएगा कि फोर्स जो है मेरा मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। लेकिन आपको ये भी पता लगाना है कि ये इसके लिए कि सिर्फ मेरे को एक ही मास चाहिए या फिर इससे ज़्यादा मास की ज़रूरत है। लेकिन अब जब फॉर्मूला देख रहे हैं तो यहाँ पे मुझे पता लग रहा है कि मास सिर्फ मुझे यहाँ पे एक चाहिए, मतलब फोर्स सिर्फ एक ही मास पे डिपेंड करता है। ओके, एल एक लेंथ भी हो तो चलेगा, ओके, तो सिर्फ एक ही लेंथ पे डिपेंड करता है। और टी मुझे यहाँ पे 2, क्योंकि आप यहाँ पे फॉर्मूला में देख सकते हैं जिस तरह वहाँ पे 2 लेंथ पे डिपेंड करता था, एक लेंथ एक ब्रेड्थ, तो यहाँ पर भी हम लोग का सिर्फ एक टाइम से नहीं चलेगा। यहाँ पे मुझे टाइम का 2 पार्ट चाहिए, एक तो है मेरा जो वेलोसिटी है डिस्टेंस बाय टाइम प्लस, और जो वेलोसिटी भी मेरा टाइम के साथ चेंज हो रहा है उस चीज़ को भी मुझे यहाँ पे चाहिए। तो अब मेरा क्या हुआ, अब आपको यहाँ से पता चल गया होगा, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं हटा देता हूँ, तो अब आपको यहाँ से पता चल गई। अब ये क्या हो गया, ये एक डायमेंशन मैंने यहाँ पे लिख दी। तो अब क्या हुआ, आपको यहाँ से पता चल गया जो फोर्स है वो मेरा मास पे भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे भी डिपेंड कर रहा है, टाइम पे भी डिपेंड कर रहा है। मगर यहाँ पे एक मास हो भी तो चलेगा, लेंथ भी एक चाहिए, पर टाइम का यहाँ पे मेरा 2 चाहिए, t² हो गया। तो मैं इस पावर को देखकर, तो डायमेंशन एक्चुअली क्या होता है, इस पावर को देख के हम लोग पता लगाते हैं कि ये जो मेरा फिजिकल क्वांटिटी है वो किन किन चीज़ों पे एक्चुअली में डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला की। अब डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग लिखते कैसे हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। अब डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, आप इसे स्टेप वाइज लिख दीजिए कि डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए जो फर्स्ट चीज़ है कि मेरे को हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखना है, ओके, हमेशा इसे क्या करना होगा, हमें एक ब्रैकेट के अंदर ही लिखना होगा, ओके। और ब्रैकेट के अंदर हमें क्या देना होगा, जो हम लोग जिस डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग डायमेंशन लिखेंगे वो इसके अंदर लिखना होगा। जैसे अगर मैं एरिया की बात कर दूं, एरिया की, तो एरिया का मैंने क्या निकाला था, L², तो इसके अंदर मैं क्या लिख दूं, L²। तो यही हो गया मेरा क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। और मैं अगर बात करूं वॉल्यूम का, आपसे कोई पूछ ले कि वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो जैसा कि मैंने निकाला था वॉल्यूम का L³ होता है, मगर हम लोग इसको क्या करते हैं, एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओके। इसको हम लोग क्या करते हैं, एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ओके, जिससे आपको ये पता चल जाए ये जो वॉल्यूम है ये सिर्फ एक लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये 3 लेंथ पे डिपेंड करता है। आप इसका पावर देख के जान सकते हैं, ओके। अब मैं अगर बात कर दूं फोर्स की, फोर्स का भी हम लोगों ने देखा mL(T⁻²), ओके। T⁻² कहाँ से हुआ, अब मैं आपको इसको थोड़ा और डिटेल में लेके चलता हूँ, जो कि हमने पढ़ा था मास इनटू एक्सीलरेशन, ओके। मास का हम लोग L लिखते हैं, और मैंने आपको, आप एक बार फिर से वीडियो को पीछे ले जाके देखिए, एक्सीलरेशन का मैंने निकाला था L/t²। तो जब भी हम इस नीचे जो t² है, हम जब भी इसको ऊपर लिखते हैं, ओके, तो मास, ये L को L लिख दीजिए। अब इसको भी जब हम ऊपर लेके चलते हैं तो आप क्या करिएगा, t लिखिएगा। अब देखिए t के ऊपर जो पावर है, पावर लिख दीजिएगा, लेकिन अब इसको आप नीचे से ऊपर लेके गए तो आप आगे एक माइनस का साइन दे दीजिएगा। हो गया, ये मेरा फोर्स का एक डायमेंशन आ गया। अब इसको मैं थर्ड ब्रैकेट के अंदर लिख दूं तो ये मेरा हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला।
अब मैं और एक चीज़ लिख लेता हूँ, और एक एग्जांपल देता हूँ स्पीड की। तो चलिए अब आप मुझे बताइए कि स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए जान लेते हैं। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। ओके, तो मैंने जैसा ही कहा था डिस्टेंस एक टाइप का लेंथ होता है, और ये क्या है, टाइम। टाइम को हम लोग टी से लिखते हैं। अब क्या होता है, हम लोग क्या करेंगे, एल को एल लिखेंगे। मैं क्या बोला कि जब भी ये टी को ऊपर लेके जाएंगे, आप पहले टी लिख दीजिए। अब टी के ऊपर जो पावर है उसे भी आप लिख दीजिए। तो टी के ऊपर यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे 1 है। ओके, जब भी किसी के ऊपर कोई पावर नहीं होता, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर आप एल के ऊपर 1 लिख सकते हैं। ओके, नहीं भी लिखते हैं तो चलेगा। ओके, लेकिन जब भी ये सिर्फ इस तरह सिंगल होता है तो आप इसे जान लीजिए कि ऊपर में कहीं ना कहीं 1 रहता है। तो आप यहाँ पे 1 लिख सकते हैं। ओके, तो अब टी जब ऊपर गया तो मैंने क्या कहा, इसके पावर को लिख लेते हैं। ओके, और प्लस, और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे एक माइनस का साइन दे देते हैं। तो इसे हम लोग अच्छे से अगर लिखें तो ये हो गया मेरा एल टी टू द पावर -1। तो ये तो मेरा हो गया डायमेंशन। अब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग कैसे लिखे, इसको बस हम लोग क्या करते हैं, एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर दे देते हैं। ओके, तो अब देखिए हम लोग जितने भी डायमेंशन निकाल रहे हैं सब कुछ हम लोग डेराइव्ड क्वांटिटी के ही निकाल रहे हैं। स्पीड क्या है, ये भी एक डेराइव्ड क्वांटिटी है। किस तरह, लेंथ क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम क्या होता है, फंडामेंटल क्वांटिटी। तो इन दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर जो हम लोग क्या किए, एक नया क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डेराइव किए। तो ये क्या हो गया, डेराइव्ड क्वांटिटी। तो इसको हम लोग क्या किए, देखिए ये जो मेरा बेस यूनिट्स है, ये सब आप एक बार फिर से डेफिनेशन पे जाइए, आपको दिख रहा होगा कि हम लोग पावर किसके ऊपर देते हैं, बेस यूनिट के ऊपर। देखिए ये लेंथ, ये टाइम, ये सब मेरे क्या हैं, बेस यूनिट्स हैं। तो इनके ऊपर हम लोग पावर देके ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्पीड जो है ये मेरा लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके, सो इस तरह से अब हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। तो आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने को दे दे तो आप किस तरह निकाल पाएंगे। ओके, या फिर आपके एग्ज़ाम में आपको इस तरह कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि फोर्स, ओके, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला कौन सा है, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं, MLT 1, ओके, और MLT बस लिख दीजिए, M इनवर्स L0 T टू द पावर -2, MLT टू द पावर -2। ओके, और यहाँ पे आपको और एक दे दिया M। ओके, तो अगर आपको इस तरह से दे दिया जाए, कुछ नहीं है तो मैं 1 लिख देता हूँ। ओके, यहाँ पे M लिखे है, M1 लिखिए, सेम बात है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दे दिया जाए तो ऑब्वियसली आपको अगर याद हो तो आप जाके टिक मार सकते हैं, MLT टू द पावर -2। और अगर आपको याद ना हो, ओके, मैं आपको PDF दे दूंगा बहुत सारे मैं आपको PDF दे दूंगा बहुत सारे डेराइव्ड क्वांटिटी का, तो आप उसे याद कर सकते हैं। या फिर अगर जब आपको याद ना हो तो आप इस तरह से, जिस तरह से मैंने निकाला, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास ये होता है, एक्सीलरेशन का L/T² होता है, तो MLT टू द पावर -2 आप इस तरह एग्जाम में निकाल सकते हैं। मगर इससे क्या होता है कि आपका थोड़ा टाइम ज़्यादा जाएगा। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आप किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से निकालेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, सो तो आई होप कि सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो आपको मैं और एक चीज़ भी बता दूं, हम लोग जब भी किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग उसके मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बता दूं, आपको मैं अगर ऐसा कह दूं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ओके, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, हमें सबको पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है।
ओके, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस को हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। किससे मेज़र करते हैं, मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ। ओके, ये सपोज कि ये बेस है, ये आपका हाइट है। ओके, ये आपका हाइट है, ये बेस है। इसे हाइपोटेनस कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो इसे अभी हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए बस इन दोनों की ज़रूरत है। तो ये भी कहीं ना कहीं, ये जो बेस है ये भी कहीं ना कहीं एक टाइप का लेंथ है, ये भी एक टाइप की, एक प्रकार की आपका लंबाई है, लेंथ है। तो ये क्या हुआ, एक लेंथ हुआ, और ये भी कहीं ना कहीं आपका क्या हो गया, एक लेंथ हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब इसे हम लोग अच्छे से लिखते हैं तो ये हो गया हाफ इंटू एल स्क्वायर। तो अब हम लोग जब इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो हाफ है 1/2, इसे हम लोग कहते हैं मैग्नीट्यूड। मैंने क्या क्या दिया था, कोई भी एक ऐसा वैल्यू अगर मैं दे दूं तो वो क्या हो जाता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं मैग्नीट्यूड को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सिर्फ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखूं तो एक थर्ड ब्रैकेट के अंदर मैं सिर्फ क्या लिखूंगा, एल स्क्वायर। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एरिया जो है, एरिया का एल स्क्वायर ही आया है। ओके, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, बना सकते हैं अपने आप से। आई होप कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ओके, और बाकी जो भी जिस तरह की आप चीज़ें देखें हम, फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, ओके, और या फिर अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इस तरह के जो भी आपने टर्म देखे हैं, इन टर्म को हम लोग बाद में और अच्छे से डिस्कस करेंगे जब इन चैप्टर्स में हम जाएंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको हर चीज़ समझ में आई होगी। अगर कहीं पर भी आपका कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ हमें बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।